नमस्कार। वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर बलराम धोत्रे जी से, जो कि एक रिसर्चर हैं और साथ ही में एक्सपर्ट हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन में। तो बलराम जी, आपका स्वागत है हमारे वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस एपिसोड में। नमस्ते जी। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। हाँ। ये बलराम जी, एक चीज बताइए कि जो आपने ये बुक लिखी है जो मेरे हाथ में है, रिवर्स हार्ट डिसीज, तो ये जो है ये आपकी आप बीती है। और मैं भी इस किताब को जैसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये थोड़ा आप बताइए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो हार्ट डिसीज आपको कैसे पकड़ा, क्या था, तो थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा बताइए कि ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ ये बुक का। बात ऐसी है कि 2010 में मुझे एक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। दो आर्टरीज ब्लॉक पाए गए थे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो था कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने तुरंत स्टेंट डाल दिया। और लेफ्ट साइड पे जो था वो लोग स्टेंट नहीं डाल सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो एक हफ्ते का समय था। तो मुझे तो बाईपास करने की इच्छा नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों न दूसरा कोई मेथड ढूंढ निकाले। मुझे पहले से कुछ आइडिया था कि एक चिलेशन थेरापी है, वो करने से हार्ट ब्लॉकेजेस ठीक होते हैं। जब चिलेशन थेरापिस्ट में मैं रहने वाला हूँ, बड़ौदा का हूँ। जब मैं थेरापिस्ट को ढूंढने गया तो बड़ौदा में तो मुझे कोई नहीं मिला। तो ऑनलाइन में सर्च कर रहा था। सर्च करते करते मुझे खास इंफॉर्मेशन मिल गई कि हार्ट डिजीज इजीली रिवर्स हो सकता है थ्रू सेलुलर न्यूट्रिशन। उसका डिस्कवरर कोई नहीं था, बट फेमस डॉक्टर लिनस पॉलिंग था। डॉक्टर लिनस पॉलिंग इज वेरी वेल नोन फिगर एंड ही हैज़ गॉट नोबेल प्राइज 2 टाइम्स। तो उनका पूरा इंफॉर्मेशन में मुझे मिल गया। उसमें क्या है कि सब ये जो डिजीजेस होते हैं, हमारे खाने पीने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कमी की वजह से हमें रोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अनीमिया में हम समझ सकते हैं कि विटामिन B12 और आयरन वगैरह नहीं है, तो हमें अनीमिया हो जाता है। ऐसे ही हार्ट डिजीज में भी ऐसे ही है। आर्टरी आर्टरी स्वस्थ रखने के लिए कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। वो अगर हमारे में शरीर में नहीं है तो आर्टरीज पहला डैमेज होते हैं और बाद में ब्लॉकेज होता है। करंट जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, उनका थिंकिंग है कि लिवर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हार्ट डिजीज होता है। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि पहले आर्टरी डैमेज होती है। आर्टरी डैमेज होने के बाद लिवर एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाना शुरू करता है। एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल में भी एलडीएल के साथ साथ एलपीए कोलेस्ट्रॉल भी लेवल बढ़ता है। और जो आर्टरी में डिपॉजिट होता है वो एक्चुअली एलडीएल एलपी एलपीए कोलेस्ट्रॉल होता है एंड नॉट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसका यूएस पेटेंट भी है। 1919 में एक पेटेंट लिया हुआ है जिसमें वो दिखाया गया है कि आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है उसका सैंपल लेके उन्होंने एनालिसिस करके दिखाया है कि इट इज़ नॉट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बट इट इज़ लिपोप्रोटीन ए that has been identified by gel electrophoresis. सो उसके लिए क्या न्यूट्रिएंट्स कमी है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया। वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करके मैंने मेरा रोग दूर कर लिया। तो उसके बाद से उससे ठीक होने से मैं अभी तक कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं लेता हूँ। इट्स अ वेरी गुड मेथड। मेथड अच्छा होने की वजह से मैंने क्या किया कि ये तो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लाइप्रोसी। लाइप्रोसी इज अ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट विच क्लियर्स द आर्टरीज। क्लियर्स द आर्टरीज मतलब वो आर्टरी जो डैमेज हुई होती है, आर्टरी को वो रिपेयर करता है। इट इज नॉट लोअरिंग एलपीए और लोअरिंग एलडीएल।
इट्स फंक्शन इज टू रिपेयर द, जब आर्टरी रिपेयर हो जाती है तो अपने आप लिवर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू करता है। ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया पहले। वो प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल सकता है, ऑनलाइन नहीं है, मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेजता हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना किताब लिख लिख दिया जाए। तो मेरा एक पहले किताब था, अनरावलिंग द रूट कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। मैं बेसिकली एक रिसर्चर हूँ। आई हैव डन माई पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। वहाँ पे मेरा काम ड्रग डिज़ाइनिंग वगैरह ही था। तो ये फार्मास्यूटिकल में ड्रग डिज़ाइन वगैरह कैसे बता है करते हैं, उसकी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि लोगों को काम आए, इसके लिए पहले रूट कॉज क्यों होता है उसके बारे में लिखूं। तो पहली किताब अनरावलिंग द रूट कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन है कि रूट कॉज क्या होता है और एक कन्वेंशनल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। उसके बाद मैंने सोचा कि रिवर्स हार्ट डिजीज के ऊपर भी एक किताब लिख दूं। इस सिलसिले उसी तरह से मैंने ये किताब लिखा है। अभी मैं एक दूसरा किताब लिख रहा हूँ, ईट फैट्स विदाउट फियर। अब लोग फैट्स खाने में डरते हैं। जो हार्ट डिजीज होता है ये ऑयल सब फैट्स की वजह से होता नहीं है। लोग डरते हैं, वो डर लोगों से निकालने के लिए, साइंटिफिक एविडेंस देने के लिए मेरा किताब अभी पब्लिश होने वाला है, 2-3 महीने लगेगा। ईट फैट्स विदाउट फियर। वहाँ पे आई एम गिविंग द साइंटिफिक प्रूफ एग्जैक्टली हाउ आई कैन प्रूव दैट सैचुरेटेड फैट कैन आउट डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, डैमेज नहीं कर सकता है। सैचुरेटेड फैट तो एक खाना है, इट इज़ अ फूड फॉर अस एंड इट इज़ नॉट अ पॉइजन फॉर अस। बचपन से ही हम फैट्स तो होता ही है। अगर सैचुरेटेड फैट से रोग होता था तो बचपन से हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए था। और अगर सैचुरेटेड फैट की वजह से हार्ट डिजीज होता है तो वो छोड़ने के बाद ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या है, अभी लोगों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की वजह से मरते समय तक वो कोलेस्ट्रॉल की गोली लेना पड़ता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे आटे को साफ करने के लिए मिलना चाहिए वो मिल मिल गए तो आर्टरी क्लीन हो जाएगा। तो 3 से 6 महीने के अंदर आदमी स्वस्थ रह सकता है। इस तरह से मेरी बुक राइटिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो ये डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि जब आप ने 2012 में आपको बताया गया कि हाँ जी बाईपास करवाना होगा और आपने नहीं करवाया, तो हम्म, ये वाला जो आप बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो आपने लेना स्टार्ट किया, तो हाँ। जब आप न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया तो उस न्यूट्रिशन में आपने कितने पीरियड न्यूट्रिशन लिया जिससे आपकी पूरी की पूरी हार्ट डिसीज रिवर्स हो गई, और क्या क्या चीजें ली आपने, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ। पहले मुझे इमिडिएटली तो रॉ मटेरियल मुझे नहीं मिलते हैं ना जो चाहिए। तो यूएसए में है एक कंपनी है, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। ओके, वो मैं वहाँ से उसका नाम ही है लिनस पॉलिंग थेरापी। जिसने ये थ्योरी निकाली थी हार्ट डिजीज की, उन्होंने उनका एक पेपर भी अवेलेबल है, यूनिफाइड थियरी ऑफ हार्ट डिजीज। इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर लिनस पॉलिंग। तो उनके नाम पे एक प्रोडक्ट है लिनस पॉलिंग थेरापी। वो प्रोडक्ट मैंने यूएसए से मंगवाया और यूज़ किया। बाद में मैंने देखा कि ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स ही है, विटामिन एंड मिनरल्स ही है। और मैं फार्मा इंडस्ट्री में से हूँ, मेरे कुछ फार्मा इंडस्ट्री में अच्छे संबंध भी है। तो मैंने कांटेक्ट किया ये न्यूट्रिएंट्स प्रोकर करने के लिए। जब मैंने खुद पूछा तो मुझे देने से मना करते थे क्योंकि ड्रग लाइसेंस चाहिए। तो मैंने प्रोकर किया ये प्रोडक्ट, और मैंने खुद वो प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, लाइप्रोसी। ये 3 महीने लेने से, 3 to 6 मंथ्स लेना पड़ता है, क्लियर हो जाता है। एक मंथ के अंदर ही रिजल्ट देखने शुरू हो जाते हैं। थोड़े से भी ब्लॉकेज कम हो गई तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। क्लियर कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए 3 to 6 मंथ्स काफ़ी है। तो ये लाइनस पॉलिंग जो आप बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आपका अभी इंडियन मार्केट में नहीं था, सीधा यूएस से मिलता है, और जो आपका प्रोडक्ट है, तो उसमें जो है दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। मेन इंग्रेडिएंट जो है आर्टिस्ट क्लीन करने के लिए मैंने उतने ही डाले हैं। लिनस पॉलिंग थेरापी में बाकी उन्होंने तो पूरा रेंज विटामिन का वो पूरा रेंज डाला हुआ है।
मेरे में उतने नहीं डाले हैं, बट उससे भी काम चलता है। क्योंकि आर्टरी साफ रखना पड़ता है। आर्टरी साफ रखने के लिए विटामिन सी, लाइसिन और प्रोलीन एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में चाहिए। और ये सिनर्जिस्टिकली काम करता है। सिंपली मैं एक ही लिया, विटामिन सी लिया, सिंपली लाइसिन लिया, सिंपली प्रोलीन लिया, तो ऐसे काम नहीं करेगा। वो ब्लड में एक साथ आना चाहिए, और वो भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में। इसका कितना होना चाहिए, 250 मिलीग्राम लाइसिन ब्लड में पहुंचना चाहिए। वो जितना एब्जॉर्ब होता है उसके उस हिसाब से वो डाला गया है, उतना सफिशिएंट है। तो इसको और जो इसका जो आपका जो प्रोडक्ट है, अगर इंडिया में है, तो इसकी प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल वगैरह जो है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आप प्रोक्योर करते हैं? ये तो फार्मा इंडस्ट्री वाले, आई हैव कोलैबोरेटेड विद वन कंपनी, टाइटन्स बायोसाइंस। वो प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि मैं तो खुद नहीं बना सकता हूँ घर पे। वो बनाते हैं, वो थ्रू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भेजते हैं सी इन पर्टिकुलर स्टेट्स। कंपनी छोटी है तो इसलिए वो 2-3 स्टेट्स में ही है। और मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है lypnosi.com। उस पर मैंने लिस्टिंग किया हुआ है, पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और वो इंफॉर्मेशन में से कोई मुझे कांटेक्ट करता है तो व्हाट्सएप में मैं मैसेज आएगा, तो मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर वगैरह लेके उनको डिलीवरी कर देता हूँ। तो इसकी जो है वो जैसे कोई चीज ने मिनिमम जो है उसको 3 महीना लेना है, 6 महीना लेना है, या 1 महीना ट्रायल पे भी सी, उसको कर सकता है? पहले कंट्रोल करने के लिए 3 मंथ सफिशिएंट है। अगर वो फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी समझो, अभी आपको हार्ट डिजीज नहीं हुआ, यू आर यंग पर्सन, से 30 to 40 years old, फॉर यू कैन टेक फॉर 3 months 2 times डेली थेरापेटिक डोसेज। तो उससे क्या होगा, आपके जो ब्लॉकेजेस वगैरह जो है वो निकल जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल बनाना शुरू करेगा, आपकी आर्टरी क्लीन हो जाएगी, तो रिस्क निकल जाएगा। उसके बाद आप उसको रेगुलरली एक टाइम भी लेंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा। अगर जिसको प्रिवेंट करना हो उसके लिए ये अच्छी बात है। अगर जिसको हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। दैट इज रिवर्सल। जिसको हुआ है उसको अगर क्लियर क्लीन करना है, आर्टरीज क्लीन करना है, लिवर ठीक से करना है, तो 3 to 6 मंथ ले सकते हैं। और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो प्रिवेंटिव ले सकते हैं। अगर प्रिवेंट नहीं करना, लाइप्रोसी नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरे किताब में मैंने डाइट से भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। हाउ दे कैन, सो देखिए, व्हाट फूड दे हैव टू टेक। हाँ, आपने बुक में अपना भी ये डाइट पे भी लिखा हुआ है। तो जिन्होंने प्रिवेंट करना है, तो स्पेसिफिकली आप क्या बताएंगे कि अगर जो प्रिवेंटिव पे कर रहे हैं, तो टू बी ब्रीफ, कि उन्हें डाइट में क्या क्या चीजें जो है अपनी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि डाइट तो हर एक आदमी सोचता है मैं अच्छी ले रहा हूँ, तो उसको क्या चीज है जो मिसिंग होती है, जो उन्हें अपनी डाइट में साथ में डालना चाहिए? अच्छा, मैं बताता हूँ। इसमें जो है, हमारे जो हैबिट्स वगैरह जो है, हमारे खाने की आदत जो है, हम पूरे बॉडी के रिक्वायरमेंट जो है, वो पूरे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम शरीर को नहीं देते हैं। ओके, हमारे 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो सब हमें खाने में आनी चाहिए, लेकिन हम नहीं देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन सी मेन मेन होता है, और कुछ मिनरल्स होते हैं। सो वी इंडियंस टेक लेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और मेन जो उसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज विटामिन सी। लॉन्ग टाइम विटामिन सी डिफिशिएंसी जब होगा, उसी समय हमारे हेल्थ बिगड़ने के लिए शुरू हो जाती है। तो विटामिन सी खाली हार्ट डिजीज के लिए नहीं है, पूरे हमारे कोई भी डिजीज हो, डायबिटीज हो, पीसीओडी हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, वो सब के लिए मेन विटामिन सी है। उसकी मात्रा कम खाने की वजह से लॉन्ग टाइम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वो समझिए, वो 10-15 दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे भी रह सकते हैं। और उसमें मैंने दिया है बाद में, उसके साथ में प्रोटीन रिच फूड आना चाहिए। प्रोटीन रिच के लिए नॉन वेजिटेरियन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो प्रोटीन, इसेंशियल प्रोटीन्स होते ही है। वेजिटेरियंस के लिए मिल्क है,
वे प्रोटीन है। और ये सब दाल वगैरह जो है, बीन्स वगैरह, दे कंटेंट 30% प्रोटीन्स। ऐसा नहीं कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड ही लेना चाहिए, ऐसे कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक मूंग है, राजमा है, छोले है, उसके साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके साथ में फ्लैक्स सीड जो है उसमें, और चिया सीड्स, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाती है। वो इसेंशियल है, वो हर रोज़ हम जनरली लेते नहीं हैं। नॉन वेजिटेरियन में जो लोग फिश खाते हैं उनमें ओमेगा आ जाता है। सो फॉर इंडियंस, फ्लैक्स सीड और चिया सीड डेली लेना चाहिए। ये पूरी इंफॉर्मेशन मेरे में किताब में दिया हुआ है। आपकी जो किताब है वो उसकी प्रतियां ज्यादा से ज्यादा बिकें और उसके साथ ही लोगों को भला हो, कि जैसे आपने बताया कि आपने खुद जो है अपनी हार्ट डिसीज होने के बाद भी उसको रिवर्सल पे लाए, और जहाँ पे बाईपास लोगों ने सजेस्ट किया हुआ था, डॉक्टरों ने सजेस्ट किया हुआ था, और वो बाईपास को भी आपने रोक लिया। और ये बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो है आपने स्टेप्स लिया, और इसमें लोगों की भी आप मदद कर रहे हैं। तो हमारी बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं। तो हमारे वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।